जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के जो हम दावा करते हैं भैया, उसी क्रम में आज की ये वीडियो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगा देगी मेरे भाई। परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी। भाई साहब बताना चाहेंगे, मात्र आज के इस वीडियो में भैया संपूर्ण यूनिट 1 को हम कंप्लीट कर देंगे। इस क्लास को देखने के बाद भाई साहब ना तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी मॉडल सीरीज से पढ़ने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। चलेंगे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी बताना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ आप ये वीडियो मेरी कंप्लीट करेंगे भैया, हम दावा कर रहे हैं कि आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे सर, आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे। चलेंगे भैया, इंट्रो हो गया, आप क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि एक बच्चे के पास मेरे भाई टाइम की कमी होती है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, अदर काम करता है। देखिएगा 100% गारंटी के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। चलेंगे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। आप इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं और अपना सिलेबस जो है वो मैच करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम परिवार की, ठीक है। तो वहां आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां हम आपको पीडीएफ दे देंगे। चलेंगे अब सुन लीजिएगा। देखिए मेरे भाई, आज सबसे पहले हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। तो यूनिट 1 का हम एक रिव्यू मात्र हम ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, पहली हेडिंग जो आपकी पड़ेगी कि भारतीय अनुबंधन अधिनियम 1872 होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात होगी, 1872 आपको इसमें समझना पड़ेगा। पहली बात हो गई। देखिएगा दूसरे की बात करेंगे, अनुबंध क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, बेसिकली इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तीसरे की बात करेंगे मेरे भाई कि जो अनुबंध की प्रकृति है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या होता है उसको आप समझेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका अनुबंध के प्रकार, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम बहुत बढ़िया समझ लेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे प्रस्ताव या फिर जो ऑफर होता है, प्रपोजल होता है, वो क्या है उसके बारे में हमें समझना होगा। नेक्स्ट रहेगा आपका स्वीकृति, यानी कि एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, है ना, उनको हम समझेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे पक्षकारों की क्षमता या फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की यहाँ पे बात होगी, तो भैया इसको हमें समझना पड़ेगा। चलेंगे 3 से 4 चीजें और बची हैं, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, समझिएगा। देखेंगे स्वतंत्र सहमति यानी कि जो फ्री कंसेंट है वो क्या होता है, या फिर हम बात करेंगे सर कंसीडरेशन प्रतिफल की, तो प्रतिफल क्या होता है इनको समझना पड़ेगा। देखिएगा उद्देश्य की वैधता या फिर जो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है, सिंपल सी बात करेंगे मेरे भाई। एक एक चीज को हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे मेरे भाई। और साथ ही में बताना चाहेंगे डेफिनेशन के साथ, आसान भाषा के साथ, विथ एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे कि चीजें है ना आपके माइंड में सीधी फिट हो जाए। चलेंगे अब सुनिएगा, पहले बात कर रहे हैं कि भारतीय जो अनुबंध अधिनियम है 1872 ये क्या है। देखिएगा टू दी पॉइंट हम आपको सबसे पहले समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनिएगा, देखिए मेरे भाई, जो 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सिंपल सा एक फंडा होता है मेरे भाई कि इसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना बेहद जरूरी है। ठीक है, कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति को बाइक बेचनी है और किसी दूसरे व्यक्ति को बाइक खरीदनी है, दोनों ही एक दूसरे की शर्तों के साथ वो क्या है मेरे भाई, वो खुश हैं। और जो बाइक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो बाइक है वो लीगली है ना, यानी कि उस पर कोई आपराधिक केस नहीं है, वो चोरी की नहीं है, तो फिर उसको आसानी के साथ बेचा जा सकता है लीगली। तो ये जो भैया जो बेचने वाली प्रोसेस होगी, वो जो खरीदने वाली प्रोसेस होगी, उसको कहेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल देसी अंदाज में हमने ये बात आपको बताई है। अब जरा यहां डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं। जैसे मेरे भाई कि भारतीय अनुबंध अधिनियम जो है 1872 कहता है कि भारत का वह कानून है मेरे भाई ये, जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध बनाने, उसे लागू करने तथा उससे जुड़े नियमों को बताता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े नियम जितने भी होते हैं उनको लागू भी करवाएगा, उनको बनाएगा, उन्हीं से जुड़ा ये दस्तावेज होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब आप कहेंगे सर बात अभी समझ में नहीं आई, थोड़ा आसान भाषा के साथ हमें चीजें समझा दीजिए। कोई बात नहीं, आसान भाषा वाली डेफिनेशन आपके सामने रहेगी। देखिएगा, जब 2 लोग कोई कानूनी वादा करते हैं, जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया था कि एक खरीदार तैयार है और एक बेचने वाला तैयार है, दोनों ही तैयार है। तो जब 2 लोग मेरे भाई कोई कानूनी वादा करते हैं या फिर डील करते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर मेरे भाई वह किन नियमों के अनुसार होगी? आपने कहा सर कि ये जो डील होगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत होगी। इतनी बात उम्मीद करेंगे कि भैया आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गई होगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। चलेंगे देखिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके साथ हम जरा इस चीज को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सुनिएगा, देखिए ये क्या है, भारत का प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना। ये क्या है? आपने कहा सर ये प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो जाएगा आपका
कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम 1872, सिंपल सी बात है। दूसरे पॉइंट की यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि यह वर्ष 1872 में ही लागू हुआ था, क्योंकि जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के नियम जो है वो ये बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है उसके नियम को लागू कैसे करना है, कब लागू करना है, सारी जो व्यवस्थाएं होंगी वो इसी के तहत होंगी, कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम 1872 के तहत। बहुत बढ़िया। इससे पहले की क्लासेस में हम आपको बताना चाहेंगे कंपनी लॉ और कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, इसकी 2-3 यूनिट हम कंप्लीट करा चुके हैं, शायद 1 या 2 यूनिट उनकी बची होंगी। प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर विजिट कीजिए, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चलेंगे, देखिएगा चौथे पॉइंट की यहां पे बात करेंगे कि दोनों पक्षों के जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, तो ये जो तय करता है ना, उन दोनों पक्षों के अधिकार और कर्तव्य दोनों ही तय करते हैं। भैया गला थोड़ा खराब है, आप मैनेज करेंगे, उम्मीद करेंगे ऐसी। देखिएगा बिजनेस के जो अधिकांश एग्रीमेंट्स हैं वो मेरे भाई इसी कानून पर आधारित होते हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा अब जरा देसी एग्जांपल के साथ इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, तो और ज्यादा चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। देखिएगा जैसे राहुल है ना, कोई एक लड़का है, उसका नाम है राहुल। उसने क्या किया कि अपनी बाइक बेचने का उसने वादा कर दिया, है ना, उसने बाइक बेची, सिंपल सी बात है। और बेचने के बाद अमित जो है, अमित ने खरीदने की सहमति दे दी। अमित बोले ठीक है आपकी बाइक हम खरीद लेते हैं, और जो उनने शर्तें बताई उन्होंने कहा भैया हमें शर्तें मंजूर हैं, ठीक है। तो यह जो डील है मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नियम के अनुसार ही होगी। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अगर अभी भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, है ना, जरा प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ इस चीज को जरा हम कंप्लीट करते हैं तो चीजें और समझ में आएंगी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत किसी भी मेरे भाई बहन को नहीं पड़ेगी, विश्वास रखिएगा। एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो भैया हम आपके हर सेमेस्टर में काम आएंगे, है ना, हर साल काम आएंगे। चलेंगे, देखिए एक कंपनी किसी सप्लायर के साथ सामान खरीदने का भैया एग्रीमेंट करती है ना, कोई एक कंपनी है वो क्या करती है कि सामान खरीदने का मेरे भाई एग्रीमेंट वो कर लेती है। तो यह क्या है? आपने कहा सर यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत जो है वो आएगा। समझ गए? समझ गए या नहीं समझे बताओ? बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपको ये बात बता दी है। अब जरा दूसरे पॉइंट की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। भैया कॉन्सेप्ट वाइज चीजें हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, एक एक बात आपके माइंड में समझा देंगे, ऐसे समझा देंगे कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि भैया मुझे पूरा पेपर आ रहा है, हर चीज के बारे में मुझे पता चल चुका है। इतना इस भाई पर विश्वास रखिएगा। 100% गारंटी तभी ली जाती है मेरे भाई जब कंटेंट में हम दम रखते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हम काम करते हैं। चलेंगे, देखिएगा बात करेंगे दूसरी हेडिंग की कि अनुबंध क्या है। मेरे भाई असली बात जो हम बात कर रहे हैं जिस बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट है क्या उसको जरा समझ लेते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने अभी आपको बताया था कि लीगली प्रोसेस है। कैसी है? कानूनी, लीगली मेरे भाई प्रोसेस है। इसको जरा समझिएगा। देखिए डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं मेरे भाई कि जो अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, वह एग्रीमेंट है मेरे भाई जो कानून लागू करवा सकता है। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि ये जो लागू करवा सकता है वो कौन करवाएगा? आपने कहा सर कानून लागू करवाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की यहां पे बात करेंगे आसान भाषा में, इस चीज को जरा हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, है ना, आसान भाषा में समझ लीजिए। हर एग्रीमेंट भैया एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हर एग्रीमेंट है, प्रत्येक एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखेंगे भैया। हर एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट किया किसी चीज के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं होगा। केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसको लीगली होना पड़ेगा, यानी कि कानूनी मान्यता उसको प्राप्त करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। उम्मीद करेंगे कि यह बात हम समझ गए, है ना। अब जरा याद रखने की ट्रिक्स को हम समझ लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी। समझिएगा, देखिए इसमें सिंपल सा हम इतना समझेंगे कि जो एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मतलब है कि जो कानूनी कार्रवाई है, यानी कि जो कानून के दायरे वाली चीज है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। कानून के साथ, है ना, एग्रीमेंट कैसा होता है मेरे भाई? कानून के दायरे में रहने वाली जो चीजें हैं, है ना, कानून के साथ वाली जो चीजें हैं मेरे भाई, उनको कहेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? बहुत बढ़िया। अभी एक मैंने लाइन बताई थी कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कानून के दायरे में होता है या फिर उसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है। देखिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट्स के साथ जरा अब हम इस चीज को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सुनेंगे मेरे भाई, अब यहां पे जो 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं ये आपके एग्जाम में बेहद लाभ देंगे आपको। सुनिएगा बस। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पक्ष होने चाहिए। सुनना बात, कितने पक्ष होने चाहिए? आपने कहा सर 2 पक्ष, है ना, 2 पक्ष कम से कम होने चाहिए। दूसरे की बात करेंगे सर वैध,
भैया वैध जो ऑफर है और एक्सेप्टेंस है वो होना चाहिए। अब वैध ऑफर क्या होता है? वैध ऑफर वो होता है कि जब सामने वाले व्यक्ति ने, देखो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही ऑफर से होती है, ऑफर यानी कि प्रस्ताव से होती है ना, प्रपोजल से होती है। अब किसी व्यक्ति ने कोई ऑफर रखा तो ऑफर को एज इट इज जाना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि भैया कोई चीजें छुपा ली जाए, गोपनीयता की कोई बात नहीं होती है ना। अब उसने ऑफर रखा, दूसरे वाले व्यक्ति ने एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना, उसको स्वीकृति दे दी। अगर मेरे भाई उसको स्वीकृति दे दी तो अब आप हमें ये बता दो, अब आप हमें बता दो कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखिए, दोनों की स्वतंत्रता, दोनों की जो है वो स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र सहमति मेरे भाई दोनों की होना बेहद आवश्यक है। सुनिएगा, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा सर, उम्मीद। उम्मीद पर दोस्तों दुनिया कायम रहती है ना। विश्वास करिएगा, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। सुनिएगा, देखिए उद्देश्य कानूनी होना चाहिए। उद्देश्य कैसा होना चाहिए सर? उद्देश्य जो है वो आपका कानूनी होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे, कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, किया ही जाएगा। चलेंगे, अभी भी अगर बात क्लियर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, देसी एग्जांपल के साथ जरा इस चीज को पूरा हम कंप्लीट करते हैं तो एक एक बात आपके माइंड में फिट हो जाएगी। सुनिएगा, देखिए मेरे भाई, रवि ने क्या किया? रवि ने मोहन की साइकिल खरीदने की बात की। ठीक है, रवि ने क्या कहा? रवि ने सोचा कि भैया चलो हम मोहन की जो साइकिल है वो बिकाऊ है, हम खरीद लेते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा। तो खरीदने की उनने बात की। अब मोहन मेरे भाई मान गया, है ना, सुनना बात, मोहन जो है वो मान गए यदि सभी कानूनी शर्तें पूरी हैं, है ना, सुनना बात, पूरी शर्तें, कानूनी जितनी भी शर्तें हैं वो अगर पूरी हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा? आपने कहा सर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आसान भाषा में ये चीज आपके माइंड में मुझे लगता है कि फिट हो गई होगी। चलेंगे, देखिएगा, प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ हम आपको इस चीज के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। देखेंगे, एक कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, सुनना बात, कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या करती है? ऑफिस बिल्डिंग बनाने की का लिखित मेरे भाई एग्रीमेंट करती है। तो ये क्या है? आपने कहा सर यही तो कॉन्ट्रैक्ट है। उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आपके माइंड में अच्छे से फिट हो गई होगी। चलेंगे, अब जरा इसको और समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा सर, अनुबंध की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की यहां पे हम बात करेंगे। देखो, कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताने से पहले हम आपको एक बात बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी जो क्वालिटीज होती हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उनको यहां पे हम नेचर में रखते हैं। देखिएगा, अनुबंध की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे तात्पर्य उनकी विशेषताओं से होता है। किससे होता है सर? क्वालिटीज से होता है, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैध या फिर वैलिड बनाती है ना। कैसी बनाती हैं सर? वैलिड बनाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट की बात यहां पे हम करेंगे सर, समझिएगा, आसान भाषा में समझिएगा मेरे भाई। देखिए, अगर कोई एग्रीमेंट कानून की सभी आवश्यकताएं, है ना, सभी शर्तों को वो मेरे भाई अगर पूरा करता है, कोई भी अगर एग्रीमेंट है वो कानून की सभी शर्तों को अगर पूरा करता है तो मेरे भाई हम कहेंगे कि भैया वह तभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, है ना, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपने बहुत अच्छे से बढ़िया अंदाज में समझ ली होगी। चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि भैया इसकी जो मेन क्वालिटीज हैं जरा उनको समझा दीजिए, है ना। तो समझिएगा, पहला जो पॉइंट मेरे भाई इसमें रहेगा उसको जरा हम समझेंगे कि कम से कम दो पक्ष, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि कम से कम दो पार्टीज या फिर दो पक्ष होने जरूरी है, और दोनों पक्ष होने के साथ साथ मैंने कहा था कि भैया उनकी जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए, यानी कि प्रस्ताव वाली और एक्सेप्टेंस वाली। जो एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है, जैसे बाइक किसी को बेचनी है तो बेचने वाला क्या रखेगा? आपने कहा सर प्रस्ताव रखेगा, है ना। खरीदने वाला क्या रखेगा? तो आपने कहा सर खरीदने वाला रखेगा सर एक्सेप्टेंस। समझ गए कि नहीं समझे? यानी कि जो वो कानूनी, जो वो शर्तें बताएगा अपनी, उन शर्तों को एक्सेप्ट किया जाएगा विथ कानूनी तरीके से। समझ गए? मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं। देखिए, देसी आदमी हूं और देसी अंदाज में आपको चीजें कराता हूं, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है आपकी। दूसरा पॉइंट रहेगा सर, वैध प्रस्ताव या फिर ऑफर और स्वीकृति की यहां पे हम बात कर लेंगे। तो एक्सेप्टेंस मेरे भाई उसकी होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसमें रहेगा कि दोनों पक्षों की स्वतंत्रता, सहमति, यानी कि जो फ्री कंसेंट है वो भाई साहब होनी चाहिए, ये जरूरी है। फ्री कंसेंट क्या होती है अभी हम आगे आपको बता रहे हैं ना, सब कुछ समझा रहे, कंसिडरेशन वगैरह। तो उद्देश्य मेरे भाई जो ऑब्जेक्ट है वो कानूनी होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। 5 नंबर की बात करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट कानून द्वारा लागू जो है वो किया जाता है। ये चीज भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये ऐसे पॉइंट है कि अगर आप इनको समझ लेते हैं तो एग्जाम में आपको फायदा होगा, आप बहुत आसानी के साथ लिख लेंगे, है ना। और मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत हो रही होगी समझने में। बताओ, कोई दिक्कत हो रही क्या? है ना, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी।
देखिएगा, देसी एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं पहले कि भैया रवि और मोहन ने क्या किया, खेत में बेचने खरीदने की सभी कानूनी शर्तें मान ली, है ना। अब मेरे भाई रवि और मोहन है, इनमें से एक व्यक्ति होगा जो खेत बेच रहा होगा, है ना, एक व्यक्ति होगा जो खेत खरीद रहा होगा, और आपस में उनने सभी शर्तें मान ली। यानी कि जो व्यक्ति है, बेचने वाले ने क्या किया, प्रस्ताव रखा, खरीदने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए क्या होगा, आपने कहा सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कैसा हो सकता है सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए लिखा है कि उसमें कानूनी कार्रवाई या फिर कानूनी जांच उसमें जरूरी है ना, कि भैया जो खेत बेच रहा है वो ऐसा तो नहीं किसी और का बेच रहा है, तो वो सारी चीजें होती हैं। चलेंगे नेक्स्ट की यहाँ पे बात करेंगे सर, हम प्रोफेशनल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक कंपनी है और एक सप्लायर है ना, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, आपने कहा सर लिखित एग्रीमेंट हो गया, है ना, लिखित एग्रीमेंट हो गया। तो ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि जिसमें सभी कानूनी शर्तें उनने पूरी कर ली, तो मेरे भाई उसको हम कहेंगे कि सर ये जो हुआ आपका हो गया है, ये आपका सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई आपका हो गया। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। चलेंगे नेक्स्ट, आपका 4 नंबर का पॉइंट रहेगा, कहने का मतलब चौथी हेडिंग रहेगी आपकी, चौथा कंसेप्ट रहेगा, अनुबंध के प्रकार आपको बताने हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मेरे भाई यहाँ पे बात होगी। अब समझ लेते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के साथ समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, अनुबंध यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अलग अलग आधार पर जो भाई साहब विभिन्न प्रकारों में हम बांटते हैं, उसको कहते हैं सर कि भैया जो इस हिसाब से इस टाइप में बांटा गया है ना, इस हिसाब से इस टाइप में बांटा गया है। आप समझते हैं तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। देखिए, मुख्य आधार पे अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक तो होती है सर वैधता के आधार पर, जो कॉन्ट्रैक्ट है एक वैधता के आधार पर होते हैं कि भैया इतने दिन के बाद, मतलब इनकी एक निर्धारित समय सीमा होती है ना, इनका एक डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है कि भैया इतने दिन के बाद, इतने महीने के बाद या इतने सालों के बाद आपका जो एग्रीमेंट है या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। समझ गए। दूसरा होता है सर निर्माण, फॉर्मेशन के आधार पर, है ना, कि आपने कराया तो फिर आपके हिसाब से। तीसरे की बात करेंगे सर निष्पादन, यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर, कि जब तक आप चीजें करेंगे, जब तक आप परफॉर्म करेंगे, चलाएंगे, तब तक रहेगा। तो वो सब चीजें हैं। चलेंगे भैया, अब जरा इसको देख लेते हैं कि वैधता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वैधता के आधार की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो ये होते हैं सर, पहला तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वैध अनुबंध ये क्या होता है मेरे भाई, ये पूरी तरीके से वैध होता है, पूरी तरीके से, है ना। इसमें दोनों पक्षों की सहमति होती है, चाहे हम प्रस्ताव की बात कर लें या एक्सेप्टेंस की बात कर लें, दोनों ही पक्षों की सहमति होती है। तो ये पूरी तरीके से वैध है। कैसा है सर, पूरे तरीके से वैध, ध्यान रखिएगा। अब जरा इसको समझते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि शून्य अनुबंधन। ये क्या होता है सर, वाइड कॉन्ट्रैक्ट या शून्य अनुबंध ऐसा होता है कि भैया या तो ये स्टार्टिंग में वैध होता है या फिर बाद में जो परिस्थिति बदलती है या कानूनी बदलाव के कारण मेरे भाई ये जो है वो पूरी तरीके से रद्द हो जाता है बाद में, है ना। पहले बाद में मेरे भाई हो सकता है कि ये रद्द हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाद में ये हो सकता है कि रद्द हो सकता है ना, रद्द हो सकता है, लिख भी दिया हमने। और पहले जो है भाई साहब, पहले वैध भी हो सकता है, पहले वैध होता है ना, 2 बार वैध लिख गया है ना। देखेंगे, या तो ये पहले वैध होता है या फिर बाद में किसी कानूनी कार्रवाई की वजह से ये सीधा अवैध हो जाता है, यानी कि रद्द हो जाता है। समझ गए। नेक्स्ट की बात करेंगे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, विकल्पीय अनुबंध ये क्या है मेरे भाई, ये देखने में तो लगता है कि ये लीगल है, लेकिन ये लीगल एक्चुअल में होता नहीं है। क्यों होता है, क्योंकि जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती मेरे भाई हो सकता है इसमें किसी एक पक्ष की जो है वो सहमति हो और दूसरे पक्ष के साथ जबरदस्ती के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कराया गया हो, है ना। धमका डरा धमका के क्या किया गया, हो सकता है कि डरा धमका के मेरे भाई इनकी जो जमीन है वो छीनी गई हो, हड़पी गई हो, तो ये दिक्कत है। नेक्स्ट बात करेंगे लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये माफ कीजिएगा, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये आप नाम से ही समझ रहे हैं कि अवैध अनुबंध है, पूरी तरीका से इल्लीगल है। नेक्स्ट की बात करेंगे सर अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अपरिवर्तनीय अनुबंध। भैया ये क्या होता है अपरिवर्तनीय अनुबंध, ये होता है मेरे भाई कि भैया इसको जैसे किया गया है ना, अब उसके बाद इसमें कोई चेंज वगैरह आप नहीं कर सकते। समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब नेक्स्ट की यहाँ पे बात कर लेंगे कि निर्माण के आधार पर समझेंगे। निर्माण के आधार पर मेरे भाई तो ये 2 प्रकार के यहाँ पे हमने लिखे हैं, एक तो होता है सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।
अच्छा, स्पष्ट अनुबंध होता है सर कि पूरे तरीके से उसमें जो चीजें हैं एकदम से अच्छे तरीके से स्पष्ट होती है, क्लियरली दिखी होती है ना। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कुछ चीजें उसके अंदर जैसे लिखा होता है कि भैया नियम व शर्तें लागू, तो वो है समझ लो इंप्लाइड वाला। समझ गए कि नहीं समझे? नेक्स्ट की बात करेंगे सर निष्पादन के आधार पर, है ना। इनको और समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जरा इसमें हम समझ लेते हैं। पहला इसमें रहेगा आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पूर्ण निष्पादित अनुबंध। ये क्या होता है? ये होता है मेरे भाई कि जैसे आप किसी दुकान पर गए, यहां ऐसे समझ लो, किसी दुकान पर गए, नगद आपने सामान लिया, है ना, मतलब बाद का इसमें कुछ नहीं छोड़ा। जो जितनी भी पूरी चीजें हैं दोनों पक्षों ने तुरंत ही वहीं पे अपनी सहमति दिखा ली और सब चीजें एक साथ ही उन्होंने बता दी कि भैया ये नियम शर्तें हैं, सब कुछ है और हमने मान ली है, ठीक है। तो वो होता है सर एग्जीक्यूटेड। दूसरा रहता है सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादित किया जाने वाला अनुबंधित, मतलब निष्पादित, बाद में इसको सुधारा जा सकता है, समझिएगा। ये था पूर्ण निष्पादित, ये सुधारा नहीं जा सकता। अब ये इसमें क्या है सर, इसमें ऐसा होता है कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, उसमें जैसे ठेका है या फिर कोई भी काम ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है ना, तो बाद में इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको, है ना, सुधारा भी जा सकता है, चीजें की जा सकती है। अब याद रखने वाली ट्रिक है, इनमें जो 3 प्रकार के आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहला तो था सर वैलिडिटी वाला, दूसरा फॉर्मेशन वाला, तीसरा सर परफॉर्मेंस के आधार पर। तो तीनों को हम बहुत अच्छे से समझ लिया है हमने। उम्मीद करेंगे कि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, है ना। चलेंगे अब जरा देसी एग्जाम्पल के साथ जरा इस चीज को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, तो और चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए दुकान से सामान लिया है ना, और तुरंत पैसे मेरे भाई दे दिए, ठीक, दुकान से सामान लिया तुरंत पैसे दे दिए, ये क्या है? आपने कहा सर यही तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने बताया था अभी, है ना। और अगर क्या किया भैया, जैसे ठेका वाला कोई काम है, तो बाद में अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो एग्जीक्यूटरी है, समझ गए। अब जरा यहां पे प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, समझ में आएगा। देखिए एक कंपनी ने 6 महीने में मशीन सप्लाई करने का एवरेज का जो एग्रीमेंट है वो किया है ना। अब मशीन सप्लाई करने वाला एग्रीमेंट किया है, तो ये जो जाएगा वो भैया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका। क्यों रहेगा? कि हो सकता है कि बाद में इनकी नियम व शर्तें चेंज हो जाए। अब प्रस्ताव क्या है, ऑफर क्या है, प्रपोजल क्या है, इसको जरा हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए प्रस्ताव होता है कि भैया कोई जैसे खेत बेच रहा है ना, ध्यान रखिए बात को, कोई अगर खेत बेच रहा है या कोई भी अपनी वस्तु है जो दूसरे को देना चाह रहा है ना, तो अपना प्रस्ताव रखता है पूरी चीजों के साथ, है ना, पूरी शर्तें एक साथ में बताता है कि भैया ये बातें हैं, है ना। अब सामने वाला क्या करता है, लीगली उसको एक्सेप्ट करता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा व्यक्त करता है, समझिएगा, तो उसको सर प्रस्ताव कहते हैं, ऑफर कहते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट का पहला स्टेप होती है, पहला चरण होती है। नेक्स्ट यहां पे हम बात कर लेंगे, जरा आसान भाषा में हम इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, सुनिएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हमेशा ऑफर से होती है, ध्यान रखिए। पहले एक व्यक्ति प्रस्ताव देता है, फिर दूसरा व्यक्ति मेरे भाई उसको स्वीकार करता है या फिर हो सकता है अस्वीकार कर देगा, तो ये चीजें होती हैं। चलेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी डिस्प्ले पर रहेगी। सर इंपोर्टेंस समझ लेते हैं इसकी, है ना। इंपोर्टेंस जरा समझ लेते हैं कि भैया ऑफर जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, जो ऑफर दिया गया है वो ऑफर एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी उसमें हाइड एंड सीक वाला गेम नहीं होना चाहिए। दूसरे की यहां पे बात करेंगे सर, ऑफर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है ना, ऐसा नहीं है, इसमें 2 पार्टी होनी चाहिए। कितनी पार्टी सर? 2 पार्टी की मेरे भाई यहां पे बात होती है। तीसरे की बात करेंगे सर कि ऑफर का उद्देश्य मेरे भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना। ऑफर का सीधा सीधा प्रस्ताव या प्रपोजल का सीधा सीधा उद्देश्य ही, मकसद ही होता है सर कॉन्ट्रैक्ट करना। 4 नंबर का रहेगा सर, ऑफर के बिना कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई बन ही नहीं सकता, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे सर, देसी एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, अगर चीजें आपको समझ नहीं आई तो तब भी। देखिएगा, राहुल बोला कि भैया मैं अपनी बाइक 50,000 रुपए में बेचने को तैयार हूं, है ना। ये क्या है, एक ऑफर ही तो है। अब वो बाइक लेकर के आया मेरे भाई बल 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की वो अगर बाइक लेकर के आया, वो कह रहा है कि सर हम बेच देंगे इसको 50,000 में। दूसरा वाला अगर उसको लगेगा कि भाई बाइक सही है, चोरी की नहीं है ना, कम कीमत में मिल रही, कुछ टूट फूट नहीं है, इंजन सही है, तो फिर वो ले लेगा दूसरा व्यक्ति, या उसको खराब लगेगा तो वो नहीं लेगा। तो 2 चीजें होती हैं। चलेंगे सर प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, एक कंपनी सप्लायर को 500 कुर्सियां खरीदने का जो है वो परचेज ऑफर भेजती है ना। वो कहती है कि भैया 500 खरीद लो, 1000 खरीद लो, है ना, उस पर कुछ ना कुछ ऑफर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सर, स्वीकृति क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, इसको समझ लेते हैं। चलिएगा, चलेंगे डेफिनेशन के साथ, जरा हम इस चीज को पहले क्लियर करेंगे। देखिए एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि भैया जो ऑफर दिया गया है
वो ऑफर किसी बिना बदलाव के, है ना, बिना बदलाव के सीधा एक्सेप्ट कर ले जाए। जब दूसरा पक्ष बिना किसी बदलाव के मेरे भाई ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो उसको कहते हैं सर स्वीकृति। समझ गए? इसको सर एक्सेप्टेंस कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है आपकी डिस्प्ले पर रहेगी सर, आसान भाषा में इस चीज को जरा समझ लेते हैं कि ऑफर देने के बाद यदि सामने वाला व्यक्ति हाँ मैं मानता हूं कह देता है तो उसको सर कहेंगे कि सर एक्सेप्टेंस कहेंगे। बिल्कुल आसान भाषा वाली बात थी। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हमें चीजें समझनी चाहिए। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में रहेगा सर कि एक्सेप्टेंस जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ और ना, मतलब आधी हाँ है आधी ना है, तो फिर बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट की बात करेंगे सर, ऑफर के अनुसार ही चीजें जो है वो होनी चाहिए। तीसरे की बात करेंगे मेरे भाई, बिना बदलाव के स्वीकार करना चाहिए। चौथा आपका रहेगा सर, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला करके जो चीजें हैं एग्रीमेंट वगैरह हैं वो बनाते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। देखिए चौथा नंबर का पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी है, तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है मेरे भाई कि बिना बदलाव के, है ना, ध्यान रखिएगा, बिना बदलाव के स्वीकार करना चाहिए। पहली चीज हो गई कि इसमें कोई चेंज वाली बात नहीं होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना, इसमें कोई चेंज वाली बात नहीं होगी और ऐसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑफर एक्सेप्टेंस मिलकर के एग्रीमेंट बनाते हैं, है ना। पहला जो चरण होता है, पहला जो स्टेप होता है सर होता है ऑफर, है ना, और दूसरा फिर होता है आपका सर एक्सेप्टेंस। कोई व्यक्ति प्रस्ताव देगा, दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, तभी तो जाकर के क्या बनेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की बात यहाँ पे हम कर लेंगे सर, है ना, बहुत बढ़िया। देसी एग्जांपल से समझ लो कि राहुल ने बाइक 50,000 में बेचने का ऑफर दिया और मोहन ने कहा कि मेरे भाई मैं 50,000 की खरीदने के लिए तैयार हूं। सीधा सीधा उसने बोला है, तो ये एक्सेप्टेंस वाली बात है ना। अब इतनी सी बात अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर गलत बात है। देखिए प्रोफेशनल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कंपनी द्वारा भेजे गए परचेज ऑर्डर को सप्लायर जो है वो स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि भैया आप जो हमें 5,000 कुर्सी 10,000 कुर्सी भिजवा रहे, जितने प्राइस में भिजवा रहे मुझे एक्सेप्ट है, तब फिर जो चीज़ है वो हो जाएंगी, है ना। अब वहाँ पे कॉन्टैक्ट हो जाएगा आसानी के साथ। अभी तक नहीं कहा है मैंने कि भैया ओम नमः शिवाय लिखो या फिर वीडियो को लाइक करो, है ना। अगर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो क्लास को जरूर लाइक किया कीजिए। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना ईमानदारी के साथ। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, पक्षकारों की क्षमता यानी कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की यहाँ पे बात होगी। चलेंगे जरा पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति कानून के अनुसार मेरे भाई कॉन्टैक्ट करने के योग्य यानी कि कंपिटेंट होता है तो उसको कहते हैं सर कॉन्टैक्ट करने की क्षमता। सर उसको उस पार्टी की कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कानून के दायरे में, अब ऐसा ना हो कि भैया कोई व्यक्ति कानून को मानता ही ना हो, है ना, वो कानून अपने हाथ में लेता हो, तो बस ये चीजें बस इसमें थोड़ी सी देखनी होती है। अभी कहेंगे आपकी बात समझ में सर क्लियर नहीं आई, कोई बात नहीं आई ना, आसान भाषा में समझते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। देखिएगा, हर व्यक्ति कांटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? केवल वही व्यक्ति कांटेक्ट कर सकता है मेरे भाई जो कानून द्वारा योग्य माना जाता है ना। कोई दिवालिया ना हो, कानून द्वारा दिवालिया ना हो, उस पर कोई आपराधिक केस ना हो, या फिर जो और चीजें हैं वो चीजें थोड़ा उसमें वो सब देखा जाता है। चलेंगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कांटेक्ट करने के लिए मेरे भाई आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए, इसको जरा समझ लेते हैं। एक यूनिट कंप्लीट हो रही तो एकदम कंप्लीट हो रही, परेशान मत होना, कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। आप ये सोच लेंगे कि कुछ छूट जाएगा तो परेशान मत होइएगा, एक भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे, बस देखते जाओ फोकस के साथ। देखिए आवश्यक जो शर्तें होती हैं उनको जरा समझते हैं। देखिए व्यक्ति जो है वो बालिग होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए सर, 18+ होना चाहिए। दूसरे की बात करेंगे सर, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, है ना, साउंड माइंड इसको कहा जाता है, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सर। तीसरे की बात करेंगे, कानून द्वारा अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाइड वो ना हो, ठीक है। अगर कानून द्वारा डिस्क्वालीफाइड है तो फिर वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। याद रखने वाली जो ट्रिक है मैंने आपको बताई है, इसको जरा देखेंगे। देखिए मेजर हो, मेजर का कहने का मतलब है कि भैया 18+ हो, 18+ की यहां पे बात हो रही, ठीक है सर। दूसरे की बात करेंगे साउंड माइंड, साउंड माइंड कहने का मतलब है कि मेरे भाई दिमाग से स्वस्थ व्यक्ति हो, है ना, दिमाग उसका टन हो, बढ़िया, कैसा हो, बढ़िया फिट दिमाग हो, दिमाग फिट गजब का। नेक्स्ट की बात करेंगे नॉट डिस्क्वालीफाइड, ये कानून द्वारा या फिर पुलिस द्वारा मेरे भाई कैसा हो, डिस्क्वालीफाइड ना हो, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये कंपिटेंट पर्सन इसको कहेंगे, कैसा कहेंगे सर, कंपिटेंट पर्सन कहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिएगा देसी एग्जांपल से समझ लो अगर आपको बात समझ में नहीं आई। देखिए 17 वर्ष का अगर लड़का है, अपनी जमीन बेचने का वादा करता है कि वो कहेगा कि भैया हम बेच रहे,
तो आप पहले हमें एक बात बता दो, क्या उसके जो ज़मीन के संरक्षक होंगे वो तो हो सकता है कोई दूसरे हो, है ना, तो वो कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह पूरे तरीके से मेरे भाई बालिग अभी नहीं हुआ है। बालिग होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा सर, 18+ होना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे? चलेंगे अब जरा यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को जरा हम समझ लेते हैं। देखिएगा, 18 वर्ष से अधिक आयु का और मानसिक रूप से मेरे भाई स्वस्थ व्यक्ति क्या है, कंपनी के साथ लीगली एग्रीमेंट कर सकता है ना। जब स्वस्थ है, सारी चीजें हैं, कानून द्वारा डिस्क्वालीफाइड भी नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है। अब जरा स्वतंत्र सहमति यानी कि फ्री कंसेंट को जरा हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। समझिएगा, पहले परिभाषा के साथ समझ लो। देखिए, जब दोनों पक्ष बिना किसी दबाव के, ध्यान रखिएगा बात, बिना किसी दबाव के सर, बिना किसी धोखे में और गलत जानकारी, ध्यान रखना ये भी नहीं होनी चाहिए, और बिना किसी जबरदस्ती के, अपनी इच्छा से, बात पूरी समझते चलना, ना कोई दबाव हो ना कोई जबरदस्ती हो, अपनी इच्छा से स्वीकृति की यहाँ पे बात होती है। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट अगर वो मेरे भाई करते हैं तो उसे कहेंगे कि सर स्वतंत्र सहमति की यहाँ पे बात हो रही है, सर फ्री कंसेंट की यहाँ पे बात हो रही है। समझ गए कि नहीं समझे? उम्मीद करेंगे कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगर नई बात समझ में आई तो आसान भाषा के साथ जरा इस चीज़ को हम बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि भैया चीज़ें जो है वो छिपा देते हैं। जैसे आजकल मैं आपको बताऊं, लोग EMI पर चीज़ें खरीदते हैं, तो वहाँ पे वैसे दिखाया तो जाता है कि भैया नो कॉस्ट EMI, लेकिन बाद में उनकी जो शर्तें हैं वो छुपी होती हैं। तो ये चीज़ की बात हम कर रहे हैं। आसान भाषा में इसको हम समझेंगे कि अगर किसी को डराकर, बहकाकर या फिर झूठ बोलकर, है ना, कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई करा गया है, तो वह फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। वो कैसा माना जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था कि वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, है ना, वाइडेबल कंसेंट जो है वो माना जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट की यहाँ पे बात करेंगे कि फ्री कंसेंट को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको बताओ। तो अभी हमने आपके सामने जो नाम लिखे थे 4, 5, 6, उसको जरा हम समझ लेते हैं। तो पहला तो आपका सर यही रहेगा, है ना, पहला तो आपका यही रहेगा जबरदस्ती वाला। दूसरा रहेगा सर अनुचित प्रभाव, है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरे की बात करेंगे सर भैया फ्रॉड कर दिया आपने, धोखाधड़ी कर दी उसके साथ, तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे भैया गलत जानकारी आपने उसको दी, है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, गलत तरीके से आपने उसको बता दिया। नेक्स्ट की बात करेंगे सर मिस्टेक वाली कोई बात इसमें नहीं होती है, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद ही चीज़ें होती हैं। समझ गए कि नहीं? अब जरा देसी एग्जाम्पल के साथ समझ लो तो थोड़ी और चीज़ें जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। समझ गए? देखिएगा, किसी व्यक्ति को धमकी देकर जमीन बेचने के लिए मेरे भाई मजबूर अगर किया जाए, है ना, जमीन बेचने के लिए धोखाधड़ी करके और उससे बोला जाए कि नहीं भैया आप तुम हर हाल में तुम्हें जमीन बेचनी ही पड़ेगी, तो ये क्या है? ये गलत है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई गलत है। हम आपको एक बात और, एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं मेरे भाई। चलेंगे, देखिए, अगर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भाई बहन की बैक लग गई थी तो परेशान मत होना, उनके भी नोट्स अपने पास हैं और क्लासेस भी अपने परिवार MS शिवम पर इनकी चलती हैं, तो परेशान होने की मेरे भाई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे पहले हम कंपनी लॉ वगैरह ये सब चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया अंदाज में हम चीज़ें आपके लिए कराते हैं। देखिए, जो आपके नोट्स हैं मेरे भाई, अगर आप चाहें तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं, बाकी आप अगर अपने खुद नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मात्र 199 रुपये में, है ना, हम आपको बेहतरीन नोट्स देते हैं और इनकी भैया इन नोट्स की भी 100% गारंटी होती है। अब इनमें और क्लास में क्या डिफरेंस है? देखिए, क्लास हम आपको जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं भैया कॉन्सेप्ट वाइज, हेडिंग वाइज, लेकिन यहाँ पे जो नोट्स आपको मिलेंगे वो सर शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, है ना, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को भैया बेहतरीन डेफिनेशन के साथ पूरा क्वेश्चन बना के हम आपको देंगे और बहुत बेहतरीन अंदाज में देंगे, है ना। आसान भाषा, एग्जाम्पल, देसी एग्जाम्पल सब ऐसे रहेगा, पॉइंट बाई चीज़ें ऐसी रहेंगी कि आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पूरा मटेरियल उसमें मटेरियल पूरा रहेगा कि आपको कितना लिखना है, क्या करना है, सब चीज़ें उसमें हमने इंक्लूड करके चीज़ें डाली हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट के नोट्स भैया 199 में देंगे। बहुत लोग कहते हैं सर प्राइस कम कर दो, प्राइस कम करना मेरे भाई संभव नहीं है, क्योंकि इन नोट्स को, है ना, एक सब्जेक्ट की 4 यूनिट कंप्लीट टाइप कराने में भी भैया 2-3 हज़ार रुपये वैसे ही खर्च हो जाते हैं, है ना, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन आप चीज़ें फिर भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना, जरूरी है तो लीजिए, अगर नहीं लगता है कि भैया नहीं जरूरी है तो आप अपने नोट्स यहाँ बना लीजिए, सिंपल सी बात है। चलेंगे, देसी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति को धमकी देकर जमीन बेचने के लिए मेरे भाई अगर मजबूर किया गया तो फिर ये क्या है? फ्री कंसेंट थोड़ी होगा। समझ गए कि नहीं समझे? नेक्स्ट की बात करेंगे सर प्रोफेशनल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कंपनी किसी कस्टमर से प्रोडक्ट की गलत जानकारी छिपाकर, है ना, जो गलत जानकारी है वो छिपा लेता है और फिर बोलता है कि एग्रीमेंट कर ले, तो फिर ये गलत है ना, ये क्या है? आपने कहा सर गलत है। अच्छा, जरा हम समझ लेते हैं प्रतिफल क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, समझिएगा। देखिए, डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं मेरे भाई। कॉन्ट्रैक्ट के बदले में जो मूल्य या फिर मेरे भाई
वैल्यू तय होता है ना, या फिर लाभ की बात करेंगे या फिर भुगतान की बात करेंगे, पेमेंट की बात करेंगे, वो लिया जाता है। अच्छा, बिना पेमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इस चीज को भी ध्यान रखना। जिस तरह ये कानूनी प्रोसेस है उसी तरीके से अगर आपको बताया जाए कि भैया कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना कुछ लेन देन के हो गया, तो आप कहेंगे नहीं होगा, या तो सेवा देने का वादा होगा, या कोई कार्य करने का दावा या वादा होगा, या फिर उससे कुछ भुगतान कराया जाएगा। जैसे बाइक बिकेगी, है ना, तो जो बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। अगर बिना पैसे के अगर ये चीजें हो रही हैं, समझ लो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। भैया गर्दन दर्द हो रही है, इसलिए हम बार बार उसको झुका रहे, है ना, माफी चाहेंगे। चलेंगे, देखिए भैया, उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझ लीजिए, सीधी भाषा में ये लिखा है कि भैया कुछ पाने के बदले कुछ आपको देना पड़ेगा, जो आप देंगे सर वही कंसिडरेशन है। क्या है? वही सर कंसिडरेशन है। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम यहाँ पे चीजें क्लियर करते हैं। तो पहला रहेगा सर कि प्रत्येक बैलेट कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए, है ना। कंसिडरेशन मतलब कुछ लेन देन, ठीक है, कुछ लेन देन, कुछ भुगतान मेरे भाई होना बेहद जरूरी है ना। बिना लेन देन, बिना भुगतान के जो चीजें हैं वो मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं हो ही नहीं सकती। समझ गए कि नहीं समझे? नेक्स्ट ही बात करेंगे, कंसिडरेशन धन, वस्तु, सेवा या वादा कुछ भी हो सकता है। इस चीज को भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये भी बढ़िया व्यवस्था है ना। चलेंगे, नेक्स्ट आपका रहेगा सर तीसरा है कि कंसिडरेशन कानूनी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो चीजें हैं वो, है ना, ऐसे ही हो गए, नहीं, कानूनी तरीके से चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा बिना कंसिडरेशन के सामान्यता कॉन्ट्रैक्ट वैध नहीं माना जाएगा, है ना। तो मैंने बात अभी आपको बताई थी कि कंसिडरेशन यानी कि बिना लेन देन, बिना भुगतान की चीजें वैध नहीं होंगी। एग्जाम्पल से समझ लो कि आपने दुकान से मोबाइल खरीद लिया, ठीक है, आप फ्री में खरीदेंगे क्या? आप पैसे अगर आपको देते हैं तो यहाँ पैसे जो है वो कंसिडरेशन है। समझ गए? यहाँ पैसे जो है वही कंसिडरेशन है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फिर क्या है? आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली होगा ही नहीं, है ना। कंपनी ने सप्लायर से सामान जो है वो लिया है, उसके बदले मेरे भाई पेमेंट किया, तो ये क्या है? आपने कहा सर यही तो कंसिडरेशन है, यही तो मेरे भाई कंसिडरेशन होगा। चलेंगे, नेक्स्ट ये बात यहां पे कर लेते हैं, ये लास्ट आपका रहेगा, है ना। उद्देश्य की वैधता यानी कि लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की यहां पे बात हो रही। अच्छा, इसको जरा हम समझ लेते हैं पहले एक डेफिनेशन के साथ, सुनिएगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य होता है मेरे भाई कि कानून के अनुसार जो वैध है यानी कि जो लीगल है वो होना चाहिए। मतलब जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो उद्देश्य है वो कानून के दायरे में होना चाहिए, कानून के हिसाब से वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। यदि उद्देश्य मेरे भाई अवैध है ना, कानून के दायरे में नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अवैध माना जाएगा। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। आसान भाषा में हम आपको जरा यहाँ पर समझा रहे हैं, इसको जरा समझिएगा। देखिए, जिस काम के लिए मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये चीज, है ना, कानून के वो खिलाफ मेरे भाई नहीं होना चाहिए। चलेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ अब हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि आप जो काम कर रहे हैं या जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? कानून के दायरे में होना चाहिए, कानून के, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून के खिलाफ हो। बहुत बढ़िया। अब जरा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जरा समझते हैं। पहला रहेगा सर उद्देश्य कानूनी होना चाहिए, जो आपका उद्देश्य है वो कानूनी। दूसरे की बात करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट किसी अवैध कार्य के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका कोई अवैध कार्य वाला कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। तीसरे की बात करेंगे सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं होना चाहिए। चौथा आपका रहेगा सर अवैध उद्देश्य वाला कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, है ना। इस चीज को याद रखेंगे आप, बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट आपका देसी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मेरे भाई चोरी का सामान बेचने का एग्रीमेंट, बताओ अब ये कोई वैध है क्या? वैध कॉन्ट्रैक्ट है, बताओ। चोरी का सामान बेच रहा है, वैध कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। देखिएगा, प्रोफेशनल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किसी कंपनी का प्रतिबंधित या फिर बैंड जो प्रोडक्ट है उस वस्तु की खरीद या बिक्री जो है वो एग्रीमेंट कानूनी नहीं मानी जाएगी, है ना। अगर किसी ने वो बैन कर दी है, जैसे बहुत सारी मेडिकल दवाई जो है वो बैन कर दी जाती हैं, तो आप बताओ उनकी खरीदारी करना, लेन देन करना वो क्या वैध है? नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। उम्मीद करेंगे कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा होगा, एक एक बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की संपूर्ण यूनिट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। एक एक बात आपके माइंड में समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो बचा होगा आपके सिलेबस से। बाकी सिलेबस की लिंक, माफ कीजिएगा, सिलेबस की जो PDF है
हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप टेलीग्राम एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे टेलीग्राम की, ठीक है, आराम से, है ना। एम एस शिवम के नाम से बना है टेलीग्राम, ठीक, परेशान मत होइएगा, है ना। जैसा चैनल पे लोगो लगा है वैसे ही लगी है फोटो उसमें भी, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। चलेंगे, बताओ एक बार कि क्लास लगी कैसी है ना। आप बताना साथ में कि किस यूनिवर्सिटी से आप मेरी ये वीडियो देख रहे थे, ठीक है। और साथ में अगर वीडियो को ईमानदारी से अगर लाइक नहीं किया है तो फिर बेईमानी है। ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में पहुंचा फैला देना। जो एकदम परेशान हो रहे हो कि अब क्लास नहीं मिल रही, तो उनसे बोलना कि भैया ये रही क्लास, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट में एक बार बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है ना। और सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो मेरे भाई आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे अपने बीकॉम से। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं पूरी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पहले खुद समझता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बताओ, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बाकी बताइएगा, है ना, अगर नोट्स वगैरह चाहिए या जो भी बात रहती है कमेंट में आप हमें लिखा कीजिए। बाकी नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, बाकी जो भी बात है ना, तो आप बता सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, ठीक है। सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव। नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहिए बताइएगा। और बाकी प्लेलिस्ट एक बार आप विजिट कर सकते हैं बाद में, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा हो तो। सीताराम।